Hello students, welcome back on the topic land use pattern in India. The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population, density, technological capacity, and culture and tradition. लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो भारत में जो लैंड यूज पैटर्न है, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स। देखिए, भारत में जो लैंड है इसका यूज किस पे निर्भर करता है? बोथ फिजिकल फैक्टर, जो भौतिक फैक्टर्स हैं, तथ्य हैं, जैसे टोपोग्राफी। उस लैंड की टोपोग्राफी कैसी है, स्थलाकृति मीन्स मिट्टी किस तरह की है, माउंटेन, या प्लेट्यू, स्थलाकृति कैसी है, क्लाइमेट वहाँ की कैसी है, सॉइल टाइप्स मिट्टी का प्रकार कैसा है, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स अवेलेबल हैं। ह्यूमन फैक्टर्स में क्या है, सच एज पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या का घनत्व कितना है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कितना तकनीकी ज्ञान है, एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशंस, और कल्चर और ट्रेडिशन पे डिपेंड करता है। द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ लैंड इज़, तो जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है भारत में, जो कुल भौगोलिक हिस्सा है, इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो भारत के पास जो ज़मीन है, टोटल लैंड एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। Land use data, however, is available only for 93% of the total geographical area because the land use reporting for most of the northeast state except Assam has not been done fully। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लैंड यूज़ डेटा है, हाउएवर इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो टोटल जियोग्राफिकल जो एरिया है भारत का, उस पर कंट्रोल खाली 93% पे है, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर द मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं एक्सेप्ट असम, असम को छोड़ करके, हैज़ नॉट बीन डन फुली। तो इस पर फुली कंट्रोल नहीं है। मोर रिवर सम एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्युपाइड बाई पाकिस्तान। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर की कुछ एरिया पाकिस्तान के द्वारा अधिग्रहण किया गया है, उस पर कंट्रोल है पाकिस्तान के द्वारा, और कुछ चाइना के कंट्रोल में है, एंड चाइना हैव आल्सो बीन सर्वेड। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ आल्सो डिक्रीज्ड। और जो लैंड परमानेंट पास्चर में यूज हो रहे थे, जो लगातार पशुओं को चराने के लिए यूज हो रहे थे, उनमें भी कमी आई है। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज केटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड। तो कैसे हम अपने इस केटल्स को, जो इतनी संख्या में पशु हैं, इनको योग्य होंगे इनको खिलाने पिलाने के लिए, जो पास्चर लैंड ही रिड्यूस हो जा रहा है। एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फेलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी। जो करंट फेलो लैंड हैं वो या तो पुअर क्वालिटी में है, मीन्स उसकी कल्टीवेशन कैपेसिटी कम है, आर द कास्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। अथवा उस ज़मीन पर उत्पादन करने की जो लागत है वो बहुत उच्च है, ज़्यादा है। हेंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस आर ट्विस इन अबाउट 2 to 3 years, and if these are included in the net sown area, then the percentage of NSA means net sown area in India comes to about
54% of total reporting area. The pattern of net sown area varies greatly from one state to another. तो ये जो नेट सोन एरिया है ये वेरीज है, अलग अलग विभिन्नताएं हैं ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक राज्य से दूसरे राज्य में ये नेट सोन एरिया का जो पैटर्न है ये वेरीज है, डिफरेंट है. वेरीज मीन्स डिफरेंट. इट इज़ ओवर 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% of Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman Nicobar Island. तो it is over 80% of total area. तो पंजाब और हरियाणा में तो लगभग 80% है नेट सोन एरिया, लेकिन यही लेस देन 10%, 10% से भी कम खेती होती है. यहाँ नेट सोन एरिया है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स. फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिज़ायर्ड 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया. देखिए जो फॉरेस्ट एरिया है हमारे देश में कम से कम 33% होना चाहिए, लेकिन उससे भी कम है. फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिज़ायर्ड 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया. तो जंगल 33% होना चाहिए, लेकिन वो भी कम है. एज इट वाज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, it was considered essential for the maintenance of the ecological balance. तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए 33% फॉरेस्ट अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है. द लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन the fringes of these forests depend upon. तो ये समझ लीजिए कि मिलियंस ऑफ द पीपल, लाखों लोग जो है इसी जंगल पे उनकी जीविका निर्भर है. ए पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू द नॉन एग्रीकल्चरल यूज. तो ये वो लैंड है जिसको हम वेस्ट लैंड करार करते हैं, एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूज. तो ये फॉरेस्ट जो है कृषि के यूज में नहीं है. वेस्ट लैंड इंक्लूड्स, तो वेस्ट लैंड में जो इंक्लूड्स हैं, देखिए यहाँ पे फिर से हम देखते हैं ए पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड. तो वो लैंड जो वेस्ट लैंड कहलाते हैं, एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूज. तो जो कृषि के उपयोग में जो ज़मीन नहीं हो रही है उसको हम वेस्ट लैंड कहते हैं. वेस्ट लैंड इंक्लूड्स, वेस्ट लैंड में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, कौन कौन से लैंड. रॉकी जैसे जो चट्टानें हैं, चट्टान जहाँ पे चट्टान है उस पर खेती नहीं हो सकती तो इसको हम वेस्ट लैंड कह सकते हैं. एरिड जो शुष्क एरिया है, एंड डेजर्ट एरिया और जो मरुस्थल क्षेत्र है, ये सब वेस्ट लैंड हैं. एंड लैंड पुट टू द अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूज इंक्लूड सेटलमेंट्स. और ऐसे लैंड्स जो खेती के लिए नहीं यूज में आ रहे हैं उसमें ये शामिल हैं. सेटलमेंट जहाँ पे बस्तियाँ हैं, रूट्स जहाँ पे बना दिए गए, रेलवे जहाँ पे डेवलप कर दिए गए, इंडस्ट्री जहाँ डेवलप कर दिया गया है. कंटिन्यूज यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. तो लगातार ज़मीनों का दोहन करने की वजह से बिना अप्रोप्रिएट मेजर्स के जो है बिना सही तरीके से उसका उपयोग करने, अत्यधिक दोहन करने की वजह से ये लैंड जो है डिग्रेडेशन हो गया है, इसका क्षरण हो गया है, ये पोल्यूटेड हो गई है. तो कंटिन्यूज यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक इसका दोहन करने की वजह से लैंड का, विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, बिना किसी पर्याप्त मेजर्स के, टू कंजर्व एंड मैनेज इट,
तो इसको कंजर्व नहीं किए, मैनेज नहीं किए, हैज़ रिजल्टेड, जिसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेट हो गई, पोल्यूटेड हो गई। दिस इन टर्न हैज़ सीरियस रिपरक्यूशंस ऑन सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट, जिससे समाज पर और पर्यावरण पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा। तो इसलिए हमें लैंड को कंजर्व करने की ज़रूरत है, इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। थैंक यू।